नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप अपनी गवर्नमेंट जॉब को मैनिफेस्ट कर सकते हो। इस वीडियो को बनाने की इंस्पिरेशन मुझे एक कमेंट से मिली जो रिसेंटली मुझे मिला था, जिसमें सामने वाले ने कहा था सिर्फ मेडिटेशन और अलाइनमेंट से आप गवर्नमेंट जॉब को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते या किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पढ़ना भी पड़ता है, जिसका अगर एक्चुअल में देखा जाए तो 0% के बराबर रोल होता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप पढ़ो मत, लेकिन एक अलग पर्सपेक्टिव से इसको देखने की कोशिश करो, जिस तरीके से मैं अभी बताने वाला हूँ, क्योंकि इस चीज़ से मैं पर्सनली निकला हूँ। मैंने कभी गवर्नमेंट जॉब को मैनिफेस्ट नहीं किया, ना ही मेरी करने की कभी इच्छा थी, लेकिन मैं जब कॉलेज में था तब की ये स्टोरी है। मैं चाहता था कि मैं अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करूँ, मेरा कभी भी इंटेंशन नहीं था अपनी स्टडीज़ को क्विट करने का। लेकिन मेरा कॉलेज जब बंद होने वाला था और उसको जब मैंने चेंज कर लिया था, तो मैं अपने कॉलेज और अपनी पढ़ाई से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट था। लेकिन ये था कि मैं कभी भी अपनी पढ़ाई पे पीछे नहीं हटता था। जो भी मुझे पढ़ना होता था मैं पढ़ता जरूर था, भले ही कोई क्लासेस में हो ना हो, मैं जरूर होता था। मेरी अटेंडेंस भी रेगुलर होती थी, मेरे प्रोजेक्ट्स भी हमेशा कंप्लीट होते थे और टाइम से पहले कंप्लीट होते थे। और ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 2017 की। मैं तभी बीकॉम ऑनर्स में था, फर्स्ट ईयर था मेरा, और फर्स्ट ईयर का फाइनल एग्जाम था हमारा अगस्त में। 2 एग्जाम्स मेरे हो चुके थे, अकाउंट्स और ऑडिटिंग के बाकी थे। और मुझे आज भी याद है 6 तारीख को हमारी छुट्टी थी, क्योंकि उस दिन संडे भी था और फ्रेंडशिप डे भी था। आप चाहो तो कैलेंडर वाइज आप इसको देख करके कंफर्म कर सकते हो। 2 एग्ज़ाम मेरे हो चुके थे, वो तीसरा एग्ज़ाम होना था आगे, लेकिन संडे छुट्टी थी, उस दिन फ्रेंडशिप डे था। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ घूम रहा था और उसी वक्त मुझे किसी डेंगू ने काट लिया और उसके बाद मुझे डेंगू हुआ, और डेंगू होने की वजह से मैं चलते एग्जाम में एडमिट था हॉस्पिटल में। 8 या 9 तारीख को मैं एडमिट हुआ होऊंगा और 15 तारीख को मुझे छुट्टी मिली थी, और तब तक सारे एग्जाम्स कंप्लीट हो चुके थे। उस वक्त ऐसा होता था कि मैं जिस कॉलेज में था वहाँ पर एक ही एग्ज़ाम होता था फाइनल ईयर का, और एग्ज़ाम्स नहीं होते थे। अब क्योंकि मैं उस एग्ज़ाम में फेल हो चुका था, उस एग्ज़ाम को ना देने की वजह से, ये ध्यान में रखने वाली बात है कि ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ा नहीं था, पढ़ा मैंने जैसे तैसे करके था, लेकिन स्टिल मैंने पढ़ा था। लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पे ही मैं एडमिट था, जिसकी वजह से मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया था और उस वक्त मैं फेल हुआ था। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम दे देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद फिर हमारे कॉलेज में कुछ सिस्टम चेंज हो गया। पहले जो सिंगल एग्ज़ाम होते थे वो सेमेस्टर वाइज हो गए, जिसके 6 सेमेस्टर करके 1 साल में एग्ज़ाम होते हैं। तो उसके लिए हमें अलग से फॉर्म भरना था। तो उसके लिए जब मैं कॉलेज गया तो कॉलेज के प्रोफेसर से ही मैंने पूछा कि ऐसी ऐसी बात है, मैं क्लासेस में या मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया इस रीज़न की वजह से, तो अभी जो सेमेस्टर वाली वाइज ये जो चीज़ें आई है, यहाँ पे मुझे इसका फॉर्म भरना होगा या फिर जस्ट मुझे अगले साल वापस से एग्ज़ाम देने मिलेगा। तो सर ने कहा नहीं, तुम्हें अगले साल सीधा एक ही एग्ज़ाम देना होगा, सेमेस्टर वाला फॉर्म तुम्हें नहीं भरना है। और ये चीज़ मैंने अपने प्रोफेसर से पूछी थी, किसी दूसरे लड़के से नहीं पूछी थी। और फिर क्योंकि उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा वीकनेस में था अपने डेंगू के बाद, तो उसके बाद 3 मंथ का तो मेरा वैसे ही बेड रेस्ट था। और वो कॉलेज ऐसा था कि वहाँ जाओ ना जाओ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बस एग्ज़ाम देने आ जाओ, उतना फ़र्क पड़ता है बस। तो ऐसे में मैं शुरू में तो घर में ही पढ़ता रहा। जब थोड़ा चलने फिरने लगा, इजीली वीकनेस मेरी ख़त्म होने लगी, फिर मैंने ट्यूशन्स क्लासेस ज्वाइन की और पूरी अच्छी तरीके से पढ़ने लगा, जितना मैंने पिछले साल नहीं पढ़ा था। और फिर जब फाइनल ईयर की डेट आई, फाइनल एग्ज़ाम की डेट आई बीकॉम पार्ट 1 ऑनर्स की 2018 में, तो वहाँ पर जब मैं गया एग्ज़ाम देने तो मुझे एग्ज़ाम देना नहीं मिला, जबकि मैंने पढ़ाई तो पूरी की थी, लेकिन एग्ज़ाम ही देना नहीं मिला। और रीज़न क्या था? क्योंकि मुझे सेमेस्टर वाइज होना चाहिए था, अब सिंगल एग्ज़ाम नहीं हो रहे थे। और क्योंकि मैंने सेमेस्टर का फॉर्म नहीं भरा था, तो मैं एप्लीकेबल ही नहीं था वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए, यानी वहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए। वो दिन है जब उसके बाद मैंने अपना कॉलेज क्विट कर दिया, और उसके बाद आज तक मैं बोलूँगा अपने कॉलेज में वापस मैं टीसी लेने तक नहीं गया। क्योंकि अगर यहाँ पर देखो तो यहाँ पे हुआ क्या एक्चुअल में, मैंने तो बहुत अच्छे से पढ़ा था, मेरा तो एग्ज़ाम भी पास होना चाहिए था, और मुझे पता था कि अगर मैं एग्ज़ाम में रहूँगा तो एटलीस्ट मैं फर्स्ट डिवीज़न इजीली क्रॉस करूँगा। और इतने अच्छे से पढ़ा था कि अगर मैं टॉपर भी हो जाता तो मुझे कोई भी हैरानी नहीं होती उस जगह पे। लेकिन टॉपर तो तब होता ना जब मुझे एग्ज़ाम देना मिलता, एग्ज़ाम देना ही नहीं मिला, फिर मैं क्या करता? बस ये हुआ क्यों? यही होती है रेजिस्टेंस। आप जितना मर्जी उतना पढ़ लो, जो मर्जी वो एक्शन ले लो, जब तक आपके अंदर से वो रेजिस्टेंस बाहर नहीं आती जो आपकी नेगेटिविटी को बढ़ा करके रखती है, तब तक आप एग्ज़ाम तक में पहुंच नहीं पाते। कुछ ना कुछ रुकावट ऐसी आ जाती है कि किसी रीज़न से आप पढ़ नहीं पाते या एग्ज़ाम ही नहीं दे पाते। और आपने जब ये मन में बैठा लिया है कि आप पढ़ ही नहीं पाओगे, तो कैसे आप उसको मतलब पास कर पाओगे? जब 17 की जब मैं बात कर रहा ना, तो 16 में 2016 एंड में मेरी बड़ी बहन के जाने के बाद, उसके बाद भी मैंने इतनी पढ़ाई की थी कि मैं अपने एग्ज़ाम पे जा सकता था। लेकिन वहाँ का एक स्ट्रेस माइंड में ऐसा हो जाता था कि घर में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, उस जगह पे भी मैंने पढ़ाई की
और जैसे तैसे करके खुद को संभाला और एग्ज़ाम देने गया। और वो एग्ज़ाम देने गया तो वहाँ पे मुझे डेंगू हो गया। तो उसके बाद फिर मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया। उसके बाद जब मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम दे दूंगा, तो नेक्स्ट ईयर भी रेजिस्टेंस की वजह से एग्ज़ाम देना नहीं मिला। जबकि पूछा सर से ही था, सर ने ही सामने से कह दिया कि नहीं, तुम्हें ज़रूरत नहीं है फॉर्म भरने की, तो मैंने नहीं भरा। और इस जगह पे रेजिस्टेंस क्या थी? रेजिस्टेंस ये थी कि मुझे मेरा कॉलेज 1% भी नहीं पसंद था। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जब मैं अपने कॉलेज को गाली नहीं देता था। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जब मैं अपने कॉलेज की बुराई नहीं करता था या पढ़ाई की बुराई नहीं करता था। 1% भी मेरा मन नहीं होता था पढ़ने का। और मैं हमेशा बोलता था मेरा 1% भी मन नहीं है पढ़ने का, मुझे बिल्कुल नहीं पढ़ना है, मुझे पढ़ना पसंद ही नहीं है। और ये बोलने के बाद मैं पढ़ाई करता था। तो ऐसे में क्या हुआ, मैंने पढ़ाई तो कर ली, क्योंकि जिद्दी आदमी हूँ मैं, जो चाहूँगा वो कर लूँगा ईजिली। लेकिन वाइब्रेशन के अगेंस्ट यूनिवर्स कुछ दे दे तो यूनिवर्स से कोई उस जगह पे जीत नहीं सकता। तो मेरी वाइब्रेशन जैसी थी कि ठीक है, तुम्हें पढ़ना है तुम पढ़ लोगे, तुम्हें पता है तुम जिद्दी इंसान हो, तुम देखो मैं तुम्हें एग्जाम हॉल तक पहुंचने नहीं दूंगा। रेजिस्टेंस थी मेरे कॉलेज को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के, एग्जाम्स को लेकर के, एजुकेशन बोर्ड को लेकर के, एजुकेशन पूरे सिस्टम को लेकर के। तो ऐसे में इतना पढ़ने के बाद भी क्या मेरी पढ़ाई काम आई? अब आप ही इसका आंसर दो। अब जेन्युइनली बोलूँ, जब कोई मुझे आकर के ये क्वेश्चन पूछता है ना कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट करनी है, ये एग्जाम पास करना है, मैं कैसे करूँ? जब मैं उनको कहता हूँ मेडिटेशन करो, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखो, अलाइनमेंट में आओ, और वो जब सामने से मुझ पर गुस्सा करते हैं इस बात को लेकर के कि मैं उन्हें पढ़ने को क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि वो सामने से बोल रहे होते हैं कि मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा या पढ़ाई नहीं कर पा रही, तो उनको ऐसा होता है कि सामने वाला मुझे बोले चिल्ला चिल्ला के कि तुम पढ़ो, तुम पढ़ क्यों नहीं रहे हो। तो ऐसे में जेन्युइनली बोलूँ तो मुझे सामने वाले के लिए तरस आता है कि किस सिचुएशन में वो इंसान फंसा हुआ है, कैसे वो अपनी पढ़ाई को करने की कोशिश कर रहा है। मुझे पुराना वाला वो गगन याद आ जाता है जो पूरी परेशानी में था उस वक्त। मेहनत से 1% भी पीछे नहीं था, पढ़ाई से 1% भी पीछे नहीं था। इतना कुछ होने के बाद भी लाइफ में वो पढ़ रहा था। ऐसा लगता था कि हर दिन किसी न किसी से लड़ रहा था अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, अपने एग्जाम्स को पास करने के लिए, अपनी स्टडीज़ में आगे ग्रो करने के लिए हर किसी से लड़ ही रहा था, ज़िंदगी से या अपनी फैमिली से, उस तरीके का आप समझ लो। तो जब एट द एंड अब्राहम ने मुझे ये समझा दिया कि एक्शंस लेने ही नहीं होते, आपको सिर्फ वाइब्रेशन क्रिएट करनी होती है। जब आप उस वाइब्रेशन में होते हो ना तो एक्शन नेचुरली हो जाते हैं। यहाँ पर अगर मैं इस वाले सिनेरियो में अब्राहम की टीचिंग्स को ऐड करूँ तो मुझे उस जगह पे क्या होना चाहिए था? मुझे जैसा मैंने किया वो तो कहीं ना कहीं गलत नहीं था, बिल्कुल सही था, क्योंकि उसी चीज़ से मैं आज बना हूँ। अगर कॉलेज नहीं छूटता तो मैं आज यहाँ नहीं होता, क्योंकि मेरी इंटेंशन बस पढ़ाई कंप्लीट करने की थी। मुझे पढ़ाई कंप्लीट करके कोई जॉब हासिल नहीं करनी थी, क्योंकि मुझे शुरू से ही पता था कि मैं जॉब नहीं कर सकता, मैं अपनी लाइफ में कुछ अलग ही करूंगा। लेकिन स्टिल अगर अब्राहम की टीचिंग्स को उस जगह पर अपनाना होता तो मैं क्या करता? सबसे पहले तो मैं ब्लेम करना बंद करता अपने कॉलेज को, अपने मतलब एजुकेशन सिस्टम को, अपनी पढ़ाई को कोसना बंद करता और पढ़ाई की इंपॉर्टेंस को समझता और उसके लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखता कि पढ़ाई के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या है। गवर्नमेंट जॉब के भले ना लिखता, एक बार को पढ़ाई के पहले लिखता। जिस कॉलेज में मैं पढ़ रहा था उस कॉलेज के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखता कि ये कॉलेज मुझे फ्रीडम देता है कि मैं कभी नहीं भी आऊँ तो घर से भी चाहे तो स्टडीज़ कर सकता हूँ। ये कॉलेज मुझे ये फ्रीडम देता है कि यहाँ पर मुझे एडमिशन की ज़रूरत नहीं है, मतलब एडमिशन नहीं, वो अटेंडेंस की ज़रूरत नहीं है। तो उसके हिसाब से मैं उसको वहाँ पे लिख सकता था कि हाँ मैं इतनी फ्रीडम के साथ पढ़ाई कर सकता हूँ कि मुझे जा करके सिर्फ एग्ज़ाम देना है। टीचर्स वहाँ के हेल्पफुल थे, मेरे फ्रेंड्स वहाँ के हेल्पफुल थे, जिन्होंने मेरे यहाँ तक कि मेरे फॉर्म तक मेरे फ्रेंड्स ने भरे थे, क्योंकि उस वक्त मैं उस कंडीशन में तक नहीं था कि मैं अपने फॉर्म भी भरूँ। क्योंकि 17 में यानी 16 के एंड में जो मैंने आपको बताया उसके बाद ही हमारा 17 का जो ये था हमारा सेमेस्टर या बोलो बीकॉम पार्ट 1 का हमें फॉर्म भरना था। वो मेरे कॉलेज के फ्रेंड ने ही मुझे भर करके दिया था जो 12 में मेरे साथ था। और 12 में भी जब मैं आया था ना तो 11 वाली क्लास में से मैं छोड़ करके दूसरा कॉलेज आया था और यहाँ पर न्यू कॉलेज में आया था। तो उस तरीके से मैं मेडिटेशन करता ताकि मेरा माइंड एक तरीके से शांत हो जाए, जो गुस्सा है मेरे अंदर से वो निकलना स्टार्ट हो। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखता ताकि उस जगह पे मैं पीस फील कर सकूँ, उस जगह पे मैं पढ़ाई में अच्छा फील कर सकूँ और उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई पे फोकस करता, तब जा करके मुझे एग्ज़ाम देना भी मिलता। और एग्ज़ाम देता तो मुझे कोई फेल नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर आपने मेरे स्कूल वाली भी स्टोरी पता होगी तो जब मैंने लाइफ में पहली बार फेल किया था तो भी मैंने अपनी मर्जी से फेल किया था, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं फेल हो जाऊँ 9th में। खैर वो एक अलग स्टोरी है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसमें ये स्टोरी को मैंने क्रिएट किया था, लेकिन ना चाहते हुए भी मैंने उस वीडियो को डिलीट कर दिया, क्योंकि मैं इन स्टोरीज़ को रिपीट नहीं करना चाहता था। लेकिन वो कमेंट जब मैंने देखा ना तो कहीं ना कहीं मुझे गुस्सा तो पहले आया, लेकिन फिर मैं समझा कि हाँ ये एक्चुअल में देखोगे तो एक जेन्युइन क्वेश्चन भी है। और यही रीज़न भी है कि आपने कभी भी मेरे चैनल पे स्टूडेंट से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं देखी होगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं किसी को बोलूँ कि तुम पढ़ो मत, क्योंकि ये मेरा कभी भी इंटेंशन नहीं रहा है किसी को ये बोलना कि तुम पढ़ो मत। मेरा इंटेंशन बस लोगों को बोलने का ये होता है कि आप मेडिटेशन पे फोकस करो, आप अपनी अलाइनमेंट पे फोकस करो, तब आप अपने रास्ते पे चलो, तब आपको कभी रास्ते में कांटे नहीं मिलेंगे, हर्डल्स नहीं मिलेंगे, आपकी रुकावट नहीं बनेगी कभी।
आप जो चाहोगे वो इजीली कर पाओगे, उस जगह पर आप इस तरीके से फिर आगे बढ़ते हो। और उस वक्त तक कैसी सिचुएशन में मैंने पढ़ाई किया मैं आपको बताता हूँ कि जब भी मैं रात को बुक ओपन करता था ना, या जब मुझे नींद नहीं आ रही होती थी, तब मैं बुक ओपन करता था सिर्फ इसीलिए क्योंकि बुक पढ़ने से मुझे नींद आ जाएगी, यानी किताब खोल के बैठूंगा मुझे नींद आ जाएगी। वैसी सिचुएशन में भी मैं कितने ट्यूशन्स जाता था, ट्यूशन्स की क्लासेस लेता था, अपने फ्रेंड से हेल्प लेता था, उसके बावजूद मैंने इतना कुछ पढ़ लिया था कि मैं एग्जाम में बैठता तो इजीली पास करता, कोई भी फेल नहीं कर पाता मुझे। फेल किसने किया, रोका किसने? मेरी पढ़ाई ने मुझे नहीं रोका, मेरी रेजिस्टेंस ने मुझे रोका। अगर उस वक्त तक मुझे अलाइनमेंट का पता होता तो मैं अलाइनमेंट में आकर के उस चीज़ को मैनिफेस्ट भी कर लेता। बेसिकली ये इस तरीके से है कि आपके सामने दो रास्ते हैं, दो डिफरेंट डायरेक्शन में जाने के। आप दोनों रास्तों के बीच में खड़े हो और आप ये सोच रहे हो कि मुझे जाना कहाँ चाहिए। जब तक आपको डिसाइड ही नहीं होगा आप कहाँ जाना चाहते हो, तो आप जाओगे कैसे, किस रास्ते पे आप मुड़ोगे? आप उसी जगह पे खड़े रह जाओगे, आप कहीं नहीं मुड़ पाओगे क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि कहाँ जाना है। लेकिन हम ज़बरदस्ती उसी रास्ते में घुस जाते हैं जहाँ हमें नहीं घुसना होता, एक्शंस लेकर के। इसीलिए मैं कहता हूँ एक्शन से हमेशा दूर रहो, हमेशा अलाइनमेंट पे फोकस करो। अलाइनमेंट उस जगह पे क्या है, दो आपके रास्ते हैं, दो रास्ते में से आपको एक चुनना है। आप उस जगह पर अपने स्ट्रेस नेगेटिविटी को ख़त्म करके, कन्फ्यूजन को क्लैरिटी में बदल करके एक रास्ता चुनते हो, और जो रास्ता आप चुनते हो फिर उसमें बढ़ते चले जाते हो, वहीं से आपको सक्सेस मिलती है, वहीं से आप फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो। और ऐसा नहीं है कि उस जगह से मैं फेलियर में अपने आप को गिनता हूँ। हाँ, ये बोल सकता हूँ कि इसका रेजिस्टेंस काफ़ी लंबे समय तक मुझे रहा। एक इनसिक्योरिटी रही अपने आप को लेके, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहा कि लोग मेरे सामने या मेरे फ्रेंड्स मुझसे इतने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, मैं मतलब कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ। ये चीज़ मुझे हमेशा से लगती थी। लेकिन जब मैंने कॉलेज अपना ड्रॉप आउट लिया था ना, तो उससे पहले ही मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि कॉलेज की पढ़ाई में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। मैं बस उसको कंप्लीट करना चाहता था, क्योंकि आपको जैसे बताया कि मैं आगे स्टडीज़ वाइज कुछ नहीं करना चाहता था। तो जब मैंने कॉलेज छोड़ा तो मेरे कुछ वर्ड्स थे, और वो वर्ड्स ये थे कि मैंने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ी है, मैंने पढ़ना नहीं छोड़ा है। मेरे पास बहुत बुक्स है, मैं और भी बुक्स आगे खरीदूंगा और पढ़ूंगा, और इतना मैं पढ़ूंगा जितना मुझे कॉलेज में कभी पढ़ने को नहीं मिला। क्योंकि मैं पढ़ाई को लेकर के कभी उतना वो नहीं करता था कि मुझे पढ़ना ही नहीं है, मतलब पढ़ना नहीं है उस सेंस में मैं बोलता था कि मुझे कॉलेज की पढ़ाई नहीं करना पसंद था, लेकिन मुझे पढ़ना अच्छा लगता था। मैं कोई भी बुक ओपन करता था उसको मैं कंप्लीट जरूर करता था। सेल्फ हेल्प सेक्शन में मैं बात कर रहा हूँ, स्कूल कॉलेज वाली बात नहीं कर रहा। तो जब मैंने कॉलेज छोड़ दिया तो मेरे पास पूरा टाइम था, मैं खुल के एक के बाद एक बुक अपना इजीली पढ़ने लगा, और वही धीरे धीरे बुक्स पढ़ते पढ़ते मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन तक पहुंचा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से फिर मैं अब्राहम हिक्स के लॉ ऑफ अट्रैक्शन तक पहुंचा, और जब अब्राहम तक पहुंचा तो अब्राहम ने पूरी लाइफ चेंज कर दी मेरी। एक बुक मैंने पढ़ी लाइफ के लिए, अगर मैं देखूं तो अगर कॉलेज में पढ़ रहा होता तो कॉलेज कंप्लीट करने के बाद मैं कभी बुक ओपन नहीं करता, या कोई भी जनरली नहीं करता है। और क्योंकि मेरे शब्द थे कि मैं इतना पढ़ूंगा जितना इस कॉलेज में या दुनिया के किसी भी कॉलेज में नहीं पढ़ सकता, तो उतनी मैंने किताबें उससे कहीं ज़्यादा पढ़ी, और 3 से 5 साल मैंने पूरा अपना इस वाली स्टडीज़ में दिया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में दिया। और एट द एंड जब अब्राहम तक पहुंचा तो अब्राहम को कुछ महीने पढ़ने के बाद जब से मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, मेडिटेशन के कुछ महीने बाद ही मेरा करियर आप बोलोगे स्ट्रांग हो गया, बढ़ने लगा, पैसे आने लगे, लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स मेरे एक एक करके बैलेंस होने लगे। और अगर बाई चांस उस जगह पर, जैसे मैं आपको डेट वाइज बता रहा था, 16 के एंड में वो हुआ, फिर 17 को मैंने एग्ज़ाम दिया, तो एग्ज़ाम के टाइम पे डेंगू हुआ, 18 में मुझे एग्ज़ाम देना नहीं मिला, फिर मैंने क्विट कर दिया। लेकिन ज़बरदस्ती अगर मैं उस जगह पे लगा ही रहता तो वापस से 2020 में फिर फंसता, क्योंकि 2020 में आप सभी को पता है। लेकिन वहाँ क्योंकि मैं पहले ही छोड़ चुका था, तो उतने टाइम तक 2020-21 तक तो मैं रेडी हो गया था अब्राहम को सीखने के लिए। और जब मैंने उनको सीखना स्टार्ट किया 21 के मिड में या 21 के एंड में मैंने उनको पढ़ना स्टार्ट किया था, और 2022 के फिर मई महीने से मैंने वीडियोस बनानी स्टार्ट की थी अब्राहम हिक्स की। और उसी वक्त मैं मेडिटेशन करना भी स्टार्ट किया था मई महीने में। उसके बाद नवंबर महीने से मैं अर्न कर रहा हूँ मनी, और उसके बाद 2023 आता है, 2024 अभी चल रहा है, अभी 2025 आएगा। अब उसके बाद से मेरी लाइफ हमेशा ग्रोथ पे रहती है, क्योंकि मैं कभी भी मैनिफेस्टेशन पे फोकस नहीं करता हूँ, मैं हमेशा अलाइनमेंट पे फोकस करता हूँ। अलाइनमेंट को लोग ऐसे ही जस्ट हम समझते हैं कि कुछ ऐसे ही है, जस्ट एक ऐसा वर्ड यूज़ कर दिया जाता है जो आपको कुछ अलग बता दे या आपको दिखा दे कि नहीं यही है दुनिया में सब कुछ। लेकिन एक्चुअल में देखोगे तो यही है एक्चुअल में दुनिया में सब कुछ, इसके अलावा कुछ नहीं है। जब मैं कहता हूँ कि आपकी लाइफ में अगर कोई चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हो रही, तो उसका रीज़न ये नहीं है कि आप जो सोच रहे हो कि मैं इस वजह से नहीं कर पा रहा, उस वजह से नहीं कर पा रहा। चाहे वजह जितनी भी हो, उन सभी वजह का अगर एक कॉमन देखोगे ना, तो वो रेजिस्टेंस ही है। वो रेजिस्टेंस जब रिलीज होगी ना, तो वो रेजिस्टेंस जब नहीं रहेगी, जब आप अलाइनमेंट में होंगे, तो आप वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे जो आपको चाहिए होती है। लेकिन अलाइनमेंट ऐसा नहीं है कि एक कोई ऐसा स्टेट है जहाँ पर आप पहुँच गए उसके बाद हो गया। अलाइनमेंट एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर आप हमेशा एक भी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहते हो, और वापस नीचे जाते हो तो वापस रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ते हो।
इसीलिए पूरी लाइफ में ये कभी नहीं कहा जा सकता कि मैं पूरी तरह से अलाइनमेंट में हूँ, क्योंकि पूरी तरह से अलाइनमेंट की स्टेट वो होती है नॉन फिजिकल। जब आप इस फिजिकल बॉडी को छोड़ोगे, जब इस दुनिया से जाओगे, तब आप बोलोगे कि हाँ मैं पूरी तरह से अलाइनमेंट में हूँ। क्योंकि आप चाहो ना चाहो फिजिकल बॉडी की कुछ आप बोलोगे रियलिटी में आपको कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस मिलेगी ही, कॉन्ट्रास्ट मिलेगा ही, क्योंकि आप अपने अराउंड अनवांटेड वांटेड दो तरह की चीज़ों को देखते हो, और जो नॉन फिजिकल है वो सिर्फ वांटेड वाली साइड को देखता है। यानी जैसे अब्राहम या बात करो या सोल बात करो, आपके इनर बीइंग की बात करो, वो सिर्फ उस चीज़ पे फोकस करता है जो आपको चाहिए, जो आपको बेस्ट है, बेसिकली अलाइनमेंट। लेकिन हम क्योंकि कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली चीज़ों को देखते हैं, हम सही गलत में चीज़ों को देखते हैं, तो हम सही भी देखने की कोशिश करते हैं, गलत भी देखने की कोशिश करते हैं। तो दोनों तरफ जब हमारा फोकस जाता है तो इसी वजह से हमारी अलाइनमेंट रेजिस्टेंस दोनों रहती है लाइफ में। और इसीलिए ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा अलाइनमेंट में रहो, हमेशा हंसते खिलखिलाते रहो। वो स्टेट नहीं होती है अलाइनमेंट की। अलाइनमेंट ये होती है कि आप जिस भी डायरेक्शन में हो वहाँ से हमेशा एक बेटर डायरेक्शन में बढ़ते चले जाओ। अब इस पूरी वीडियो से मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आपके एक्शंस इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए। एक्शंस अगर आप लेते रहोगे तो आप एट द एंड इसी तरीके से फंसोगे। अगर सेम तरीके से ना फंसोगे तो किसी और तरीके से फंसोगे, लेकिन एट द एंड फंसोगे जरूर अगर आप एक्शंस के भरोसे जी रहे हो तो। अलाइनमेंट के भरोसे आओ, मेडिटेशन करो, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखो, उसके बाद देखो आपकी क्लैरिटी कितनी हो जाती है। और क्लैरिटी होने पर जब आप एक फोकस के साथ आगे बढ़ते हो ना, तो कोई भी प्रोसेस आपको हेल्प कर देगा आपकी मैनिफेस्टेशन के लिए। फिर चाहे आप एक बार स्क्रिप्टिंग कर लो, एक एफर्मेशन यूज़ कर लो या एक सब्लिमिनल यूज़ कर लो, जो भी कर लो, आपको एक बार में वो डिज़ायर मिल जाएगी। लेकिन मिलेगी तब तक नहीं जब तक आपके अंदर से वो रेजिस्टेंस बाहर नहीं आती। तो इसीलिए एक्शन से ज़्यादा प्रायोरिटी हमेशा अपनी अलाइनमेंट को दो, एक्शन से ज़्यादा प्रायोरिटी मेडिटेशन को दो, पढ़ने से ज़्यादा प्रायोरिटी मेडिटेशन को दो। क्योंकि जब आप मेडिटेशन करोगे तो मेडिटेशन आपके माइंड को इतना काम कर देगा कि आप फोकस कर पाओगे अपनी पढ़ाई पे। और बिना मेडिटेशन के आप इन चीज़ों को करने की कोशिश करोगे, आप हमेशा परेशान होते जाओगे। अब ये नहीं कह रहा कि मेडिटेशन आज से ही स्टार्ट कर दो, लेकिन मेडिटेशन करने का इंटेंशन जरूर बनाओ। भले आप स्टार्टिंग किसी भी प्रोसेस से करो, आज या फिर आने वाले वक्त में मेडिटेशन को अपने जीवन का हिस्सा जरूर बनाओ। क्योंकि मेडिटेशन आपको जहाँ पर लेकर के जाएगा ना पूरी दुनिया में, तो उस जगह पर जब आप पहुँचोगे तो आप बोलोगे कि हाँ मेडिटेशन से मैनिफेस्टेशन होता है। सिर्फ और सिर्फ अलाइनमेंट से सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होती है। जैसा अब्राहम कहती है, शब्द आपको कुछ नहीं सिखाते, आपकी एक्सपीरियंसेस से आप सीखते हो। तो अभी जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये सिर्फ शब्द है। जब अब्राहम ने ये बातें मुझे सिखाई थी तब ये सिर्फ शब्द थे, लेकिन ये एक्सपीरियंस से मेरे जुड़े कैसे? इसके रेपिटेशन से। जब मैंने अब्राहम को पढ़ना स्टार्ट किया, अब्राहम ने जब कहा कि हाँ रेजिस्टेंस वो रीज़न है जिसकी वजह से तुम्हारी लाइफ में वो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही जो तुम्हें चाहिए, तो क्योंकि पास्ट में वो चीज़ें मैंने देख चुकी थी, जो मैंने किया उसके बावजूद भी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हुई। इसीलिए मैं अब्राहम पे इतना बिलीव कर पाया कि अब्राहम की टीचिंग सच है और पूरी दुनिया की झूठ है। जो टीचर्स ने हमसे कहा कि तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी तुम्हें अपनी लाइफ में सक्सेस मिलेगी, वो टीचर्स की बातें झूठी थी। अब्राहम की सच निकली। क्योंकि मुझे मेहनत करके या मुझे पढ़ाई करके चीज़ें नहीं मिली है, मुझे मिली है तो मेरी अलाइनमेंट से मेरी सक्सेस मिली है, मेरे मेडिटेशन से मेरी सक्सेस मिली है। क्योंकि अब्राहम की बुक पढ़ने से पहले तो मैं 100 किताबें पढ़ चुका था। उस हिसाब से तो मुझे बहुत पहले ही बहुत सक्सेसफुल हो जाना चाहिए था, लेकिन तब भी मैं रजिस्ट ही कर रहा था। रेजिस्टेंस निकलनी कब स्टार्ट हुई? जब मैंने अब्राहम को पढ़ना स्टार्ट किया। 100 बुक की जगह एक बुक को 10 बार पढ़ना स्टार्ट किया, मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन और आस्क एंड इट इज़ गिवन। ये 2 बुक्स मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट बुक्स रही है। इन दोनों में अपने लाइफ को मैंने जिया है और इन्हीं दोनों को मैं पूरी लाइफ प्रमोट करूंगा। पूरी लाइफ मैंने इन पे दी है। पूरी लाइफ भी क्या 1-1.5 साल मैंने मुश्किल से दिए होंगे या कुछ महीने ही दिए होंगे। उसके बेसिस पर अगर मैं देखूँ तो इतने साल जो मुझे लगता था कि मैंने बर्बाद कर दिए, 1 साल में अब्राहम ने सारे कवर कर दिए। क्योंकि जब मैं इस करियर में आ रहा था स्टार्टिंग में तो मुझे नहीं पता था अब्राहम कौन है, क्योंकि चैनल तो मैंने बहुत पहले बनाया था, अब्राहम बाद में आए। तो मुझे लगता था इस चैनल को ग्रो करने में, उस सक्सेस को हासिल करने में जो मैं करना चाहता हूँ उसमें मिनिमम 5 साल का टाइम तो लगेगा ही। और उस 5 साल के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 2026 या 2027 तक मुझे ये सक्सेस मिल जानी चाहिए थी जो मेरे अभी जी रहा हूँ पिछले 1 साल से। 1 भी नहीं, 1.5 से ऊपर हो गए अभी तो साल। तो पिछले 1.5 साल से ही मैं वो लाइफ जी रहा हूँ जो मुझे लगता था कि मैं आने वाले 2025 या 26 तक या 27 तक मैं मैनिफेस्ट करूँगा। तो वो चीज़ को अब्राहम ने 1-1.5 साल में कर दिया। तो ये है अब्राहम की पावर, ये है अलाइनमेंट की पावर, ये है आपके मेडिटेशन की पावर, ये है आपके फोकस की पावर। और यहाँ एक्चुअल में जो एक्शंस होते हैं आपके 0% रोल रखते हैं, क्योंकि एक्शंस हमेशा आपको फंसा देते हैं एक सिचुएशन में। और अलाइनमेंट आपको हमेशा आगे लेकर के जाती है, क्योंकि सही फोकस के साथ जब आप अपनी लाइफ में होते हो ना, तो ही आप राइट डायरेक्शन चूज करते हो। क्योंकि आप चाहो ना चाहो आप किसी ना किसी डायरेक्शन में एक्ट कर ही रहे होंगे। और रेजिस्टेंस में आपके एक्शंस भी वैसे ही होंगे जो आपकी रेजिस्टेंस को और ज़्यादा बढ़ा देंगे, और अलाइनमेंट में वैसे एक्शंस होंगे जो अलाइनमेंट को और ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो एट द एंड मैनिफेस्टेशन आपका अलाइनमेंट से ही होगा। एक्शन तो पहले भी हो रहा था, अभी भी हो रहा, आगे भी होता रहेगा।
तो इसके लिए अलाइनमेंट पे फोकस करो, मेडिटेशन पे फोकस करो, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे फोकस करो और देखो अपनी लाइफ को बदलते हुए। और एक्शंस को लेकर के आपको स्टिल डाउट है तो कुछ दिन पहले मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी जिसमें एक्शंस को डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया था कि क्यों एक्शंस आपको रेजिस्ट करते हैं और क्यों आपको एक्शंस से नहीं, आपको मैनिफेस्टेशन अपने अलाइनमेंट से करनी चाहिए। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो अभी आपके स्क्रीन पे ये वीडियो आ रही है, यहाँ से जाकर के आप इस वीडियो को देख सकते हो। और ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।